नमस्कार दोस्तों, तारकाय या सेंट्रोसोम नामक शीर्षक के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं। आज अपन पढ़ेंगे तारकाय या सेंट्रोसोम के बारे में। तो आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है विद्याशक्ति एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हम यहाँ पर विज्ञान को, साइंस को बिल्कुल एक आसान तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। जनरल साइंस के अंदर कितनी सी विज्ञान आती है या विज्ञान के कौन कौन से पॉइंट है वो जनरल साइंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन सभी पॉइंटों को बिना हार्ड बनाए बल्कि हार्ड को आसान बनाते हुए, सरल शब्दों का उपयोग करते हुए, आसान भाषा में समझते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। तो अपन पढ़ते हैं आज फिर से तारकाय या सेंट्रोसोम के बारे में। इससे पहले हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था और जो हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो पॉइंट चल रहा है कोशिका अंगों के बारे में। ठीक है, तो हर क्लास में आपको मैं बताता हूं कि कोशिका अंगों को 4 भागों में बांटा गया है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दूसरे होते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, तीसरे झिल्ली विहीन कोशिकांग और चौथे है आपके अन्य प्रकार के कोशिका अंग। आगे बात सुनिए। तो यहाँ पर जो हम पढ़ चुके हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा आपके हरित लवक है या लवक है, उनको पढ़ चुके हैं, लवकों को। इसके अलावा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं झिल्ली विहीन कोशिका अंगों में जो अंतिम है 2 है। झिल्ली विहीन कोशिका अंगों में 2 अंगों की अपन मोटे तौर पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो है आपके राइबोसोम, जिसको हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे तारकाय या सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो तारकाय के बारे में कई बार 1-2 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं और कई बार आते हैं इसके कार्य के संबंध में। ठीक है, तो उन सारे तमाम क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे जो तारकाय से संबंधित पूछे जा सकते हैं। चीजें वही शामिल की है मैंने जो जनरल साइंस में पूछी जा सकती है, तारकाय से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपके काम में नहीं आएगी, वो डीप साइंस की चीजें होती हैं, उसको अपने को पढ़ना नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं तारकाय या सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, तो तारकाय क्या होता है देखते हैं इसको। जंतु कोशिकाओं, कुछ शैवालों और कवकों में, ध्यान रखना किन किन में, एक तो कवकों में, एक कुछ शैवालों में, सब शैवालों में नहीं, कुछ शैवालों में, और सभी जंतु कोशिकाओं में। सभी जंतु कोशिकाओं जो होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में केंद्रक के समीप, किसके समीप? केंद्रक के समीप 1 या 2 बिंदुओं युक्त, है ना, 1 या 2 बिंदुओं युक्त सघन अंगक पाया जाता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे बोलते हैं तारकाय या सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? इसी को अपन बोलते हैं तारकाय या सेंट्रोसोम। तो पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। देख लो, कई पादप कोशिकाओं का नाम नहीं है। जंतु कोशिकाओं में, कुछ शैवालों में, हालांकि शैवालों को पादप वर्ग में अपन वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, पर यदि अपन अलग अलग वैज्ञानिकों की वर्गीकरण पद्धति देखें तो फिर शैवाल है वो अलग हो जाएंगे। आगे बात सुने। पादपों में मुख्यतः ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अपन शामिल करते हैं। ठीक है, तो कुछ शैवालों में, कवकों में और कवकों की कोशिकाओं में केंद्र के समीप 2 बिंदु युक्त, कितने? 2 बिंदु युक्त सघन अंगक पाया जाता है या सघन संरचना पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं तारकाय या सेंट्रोसोम। अब बात करें तारकाय या सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो टी बावेरी ने 1888 में इसकी खोज और नामकरण किया था। तो देखते हैं, देखो इसकी जो खोज है वो 1888 में टी बोवेरी, ठीक है, टी बोवेरी ने की थी। ठीक है, तथा इससे सेंट्रोसोम नाम, ध्यान रखना है, सेंट्रोसोम नाम है। ये सेंट्रोसोम नाम भी किसने दिया? टी बोवेरी ने या बावेरी ने दिया था। आगे बात करें, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह भी झिल्ली विहीन कोशिकांग है। तो राइबोसोम एक हमने पढ़ लिया है और एक तारकाय, ये दोनों झिल्ली विहीन कोशिकांग है। कोशिका अंगों में से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, झिल्ली विहीन, झिल्ली युक्त है, या कोशिका का पावर हाउस है, या कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक है, या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल है अंगों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हर एक अंग में सारी चीजें मैंने बता रखी है। कोशिका अंगों से संबंधित अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चाहे अंग छोटा है और चाहे बड़ा है। ठीक है,
तो सबके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है, वो सारे आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाने के वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। जनरल साइंस के लिए 3 मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, केमिस्ट्री की अलग से है जिसमें आपको केमिस्ट्री वाले चैप्टर मिलेंगे, और फिजिक्स की अलग है जिसमें फिजिक्स वाला है, और बायोलॉजी की अलग है जिसमें आपको बायोलॉजी के चैप्टर मिलेंगे। और बाद में जब अपन इन्वायरमेंट के चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट के चैप्टर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आता है, उसके लिए अपन इन्वायरमेंट की अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। फिलहाल अभी वो हमने लिया ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, सामान्यतः पादप कोशिकाओं में है ना, पादप कोशिकाओं में ध्यान रखना है, पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसमें तारक काय अनुपस्थित होता है। यह सवाल ये आता है कि तारक काय निम्न में से किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो दोनों ही प्रकार से उल्टा सीधा, या पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है, या जंतु कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग है वो नहीं पाया जाता है। तो सवाल ऐसे आ जाता है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है। 3 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो पादप कोशिकाओं में भी होता है, जंतु कोशिकाओं में भी होता है। एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोशिका अंगों से संबंधित ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल के प्रश्न बनते हैं। लेकिन जनरल साइंस में किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के क्विज है टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता हूं हर रोज, ठीक है। तो टेलीग्राम जो चैनल है उससे आप जुड़ सकते हो। इसके लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उस अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप है उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। और इन्हीं पॉइंटों से संबंधित आप अच्छी से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए थ्योरी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ हर रोज क्विज डालता हूं। इसके अलावा 5-7 पॉइंट होने के बाद में यूट्यूब पर भी प्रश्नों का एक जो वीडियो है वो भी अपलोड करता हूं, तो प्रश्नों का वीडियो है उसमें भी सवाल है। इसके अलावा हर रोज जो क्विज डालता हूं टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और हर एक पॉइंट की बारीकी से तैयारी कर सकते हो। इस प्रकार दोनों जगहों से जुड़े रहोगे तो साइंस का आपके एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूं। पर कंटिन्यूटी जरूरी है, रेगुलर वीडियो देखना और रेगुलर टेलीग्राम पे जो प्रश्न डालता हूं उनको देखना जरूरी है। मिस करोगे तो फिर है वो काम का नहीं रहेगा आपके, ठीक है। आगे बात करें, आगे अगला लक्षण देखो, इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ध्यान रखना है, सवाल पूछ ले कि बैलगाड़ी के पहिए के समान कौन से कोशिकांग की संरचना होती है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, तो बैलगाड़ी के पहिए के समान कौन से कोशिकांग की संरचना होती है, तारक काय की सेंट्रोसोम की जो संरचना है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। आगे देखते हैं, इसमें 2 सघन बिंदु होते हैं। क्या होता है? 2 सघन बिंदु होते हैं जिनको अपन बोलते हैं तारक केंद्र। क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं तारक केंद्र बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? लेकिन अपने को अंग्रेजी पे नहीं जाना है, जनरल साइंस में नहीं आता आपके। जो चीजें एग्जाम में आती है वही मैं आपको बताऊंगा और वही आपको बोर्ड पे लिखी हुई चीज मिलेगी। अदरवाइज फालतू की कोई सी भी चीजें आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, जिससे आपका समय बर्बाद हो और फालतू में वो चीज़ें आती नहीं है। उनको याद करोगे तो दिमाग और ख़राब होता है, टाइम इतना है नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो उसको अपन तारक केंद्र बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं तारक काय है वो कोशिका के लिए क्या कार्य करता है। इसके कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसके जो कार्य है वो इंपॉर्टेंट है, तो 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पादप कोशिकाओं में सामान्यतः अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में तारक काय सामान्यतः अनुपस्थित होता है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन कोशिका विभाजन के समय यह प्रकट हो जाता है। कोशिका विभाजन के समय यह प्रकट हो जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में ही होता है। तो कोशिका विभाजन के समय तारक काय प्रकट हो जाता है या बन जाता है, बल्कि सामान्यतः नॉर्मल अवस्था में पादप कोशिका का आप विश्लेषण करोगे, है ना, तो आपको उसमें तारक काय देखने को नहीं मिलेगा। यदि नॉर्मल अवस्था में कोशिका है और माइक्रोस्कोप से आप उसको देखोगे तो उसमें आपको तारक काय या सेंट्रोसोम दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक विभाजित होती हुई कोशिका का अवलोकन अपन माइक्रोस्कोप से करता है तो उसके अंदर आपको तारक काय स्पष्ट नजर आएगा। इसलिए यहां लिखा है कि सामान्यतः पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है, क्योंकि यहीं से और ऐसे ही सवाल आता है, इसलिए
सामान्यतः लगा दिया है। तो सामान्यतः पादप कोशिकाओं में तारकाय अनुपस्थित होता है। इसकी जो संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज इसके खोजकर्ता का आपको याद रखना है, ठीक है, ये खोजकर्ता आपको याद रखना है। और चौथी चीज है इसका कार्य इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं तारकाय के कोशिका के लिए क्या कार्य होते हैं। तो इसके कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य देखो, पहला कार्य क्या है, कोशिका विभाजन के समय तारक केंद्र द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण किया जाता है या होता है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, छोटी क्लासों में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि सामान्यतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, उसको अपन कोशिका विभाजन कहते हैं। सामान्यतः कोशिका विभाजन का भी जब पॉइंट आएगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कोशिका विभाजन होता है अर्थात एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन है वो आपके 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री कोशिका विभाजन मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, जीवाणु वगैरह है, उनके अंदर असूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पादपों और जंतुओं में होता है। ठीक है, तो असूत्री को छोड़ दे तो बाकी समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है उसमें तारक केंद्र के द्वारा, तारक काय का ही भाग है तारक केंद्र, है ना। ऐसा नहीं कि सर कार्य तो लिखा रहे हो तारक काय का और यहाँ आप तारक केंद्र का कार्य बता रहे हो। अरे तारक केंद्र किसका भाग है, तारक काय का भाग है। तो तारक केंद्र द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, जो गुणसूत्रों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। गुणसूत्रों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। सुना नहीं आपने कि जैसे हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या, जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्र होता है 46 और हमारे जो युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु या जो अंडाणु होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। तो मनुष्य की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है और इनमें कितनी हो जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 23। तो ये आधे गुणसूत्र हो गए। क्यों है, इसकी वजह से हुए। तर्कु तंतु क्या करता है, विभाजन के समय गुणसूत्रों को पृथक करने का कार्य करता है। तो ये जो तर्कु तंतु है वो किससे बना होता है, तारक केंद्र से ही बनते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कार्य है, ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट कार्य है इसका। इसके अलावा पक्षमाभ और कक्षाभ, है ना, पक्षमाभ और कक्षाभ आपको मैंने बताया था एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के अंदर, और ये जीव में गति का कार्य करते हैं। मुख्यतः किसका कार्य करते हैं, गति से संबंधित इनका कार्य होता है। तो कक्षाभ और पक्षमाभ की आधार कणिका का निर्माण, किसका, आधार कणिका का निर्माण। पक्षमाभ और कक्षाभ की जब अपन संरचना देखते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक आधार कणिका या बेसल बॉडी है। आपको इतना जाना ही नहीं है डीप में, ठीक है, इतनी आपके जनरल साइंस में साइंस नहीं आएगी, है ना। फालतू की चीजें बता के आपको बोर नहीं करूंगा, ठीक है। तो इतना याद रखो, आधार कणिका का निर्माण भी किससे होता है, तारक काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तारक काय द्वारा होता है। इसके अलावा अगला कार्य देखें अपन, शुक्र जनन के समय, शुक्र जनन का शुक्राणु निर्माण। मनुष्य में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण होता है ना। शुक्राणु के डायग्राम तो आपने देखे होंगे। तो शुक्राणु की पूंछ का जो उद्गम है ना, वो तारक काय द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, तारक काय द्वारा होता है। तो ये है इसके मुख्य कार्य, और वहां पर तारक काय की जो है वो संरचना बना दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार का तारक काय होता है। इसके विभिन्न भाग होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए के समान ये दिखाई दे रहा है। आगे बात सुन, अब इसके कौन कौन से भाग क्या है ये अपने को नहीं देखना है, नहीं आपसे कोई एग्जाम में डायग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो है कि भाई दिखने में तारक काय कैसा होता है, इसलिए ये डायग्राम अवेलेबल है आपके लिए, है ना, कि भाई तारक काय दिखने में कैसा होता है। तो इस प्रकार का तारक काय होता है, न इसका डायग्राम आता है, न इसकी जनरल साइंस में आपकी संरचना पूछी जाएगी, न ही इसके संरचना के कोई भाग पूछे जाएंगे। तो ये साइंस के, डीप साइंस के पॉइंट है, तो इनको अपन नहीं पढ़ेंगे। जनरल साइंस में तारक काय के संबंध में इतनी सी जानकारी पर्याप्त है, इतनी सी जानकारी याद कर लोगे, तारक काय से कोई सा भी सवाल है वो गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, और बेल वाले आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ
मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे हर रोज आपको साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट से क्विज मिलते हैं, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेवे आप, ठीक है। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।